Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be starting from chapter 8, class 12th NCERT Biology. The chapter will be Human Health and Disease. Now we'll be covering this chapter into two parts. Now this is the part 1. वेरी लॉन्ग टाइम बैक जो स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड थे उनका जो बैलेंस था उन्हें चेक करने के लिए कहते थे कि बॉडी में कुछ ह्यूमर्स प्रेजेंट है, मतलब कि कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ये कहा जाता है कि इस इंसान को फीवर ही होगा या इसको ज़्यादातर अपनी लाइफ टाइम में फीवर रहेगा या इस इंसान को ज़्यादातर अपने टाइम में खांसी ज़ुकाम रहेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड इन द बॉडी इस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाता था। ये अर्ली ग्रीक्स करते थे, जैसे कि हिपोक्रेट्स हो गए, ठीक है, हिपोक्रेट हो गए, तो इन्होंने यही बोला था कि बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी किसी की बॉडी में ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, अ पर्सन विद ब्लैक बाइल, उसको क्या होगा, वो हॉट पर्सनालिटी का होगा जिसकी वजह से उसको फीवर होगा। पर ये एक्चुअल आइडिया नहीं था, ठीक है, ये एक्चुअल बेस नहीं था किसी भी बॉडी को चेक करने का। और ये प्रूफ किसने किया? ये प्रूफ किया विलियम हार्वे ने, जो कि जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बताया था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया कि थर्मोमीटर से नाप के कि ये गुड ह्यूमर वाला जो हाइपोथेसिस है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इज कि नॉर्मली जो एक हेल्दी ह्यूमन होता है उसको हम किस तरीके से मानते हैं। सो हाउ कैन वी से कि कोई इंसान जो है वो हेल्दी है। सो हियर वी से इज़ कि अ हेल्दी पर्सन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ में रहे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डज नॉट सिंपली मीन्स कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है या फिजिकल फिटनेस पूरी है। इनफैक्ट इसे कहा जाता है दैट इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग। ठीक है, तो सिर्फ फिजिकली ही बॉडी अगर फिट हो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हेल्दी है, बट इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। ठीक है, आई होप इधर तक समझ में आया होगा। अब बात आती है कि ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं ये किस टाइप की हो सकती हैं। एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज़ेस। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ेस बोले तो जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकती है हमारी एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, ये किस वजह से होती हैं? ये म्यूटेशन से होती हैं या क्रोमोसोमल अबेरेशन से होती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो लीड करते हैं इनको। फिर होती हैं कुछ एक्वायर्ड डिजीज़, मतलब कि जो लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर करी गई हो बॉडी में। अब ये किस टाइप की होंगी? एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है आसानी से, या मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं फैलती है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? आर्थराइटिस, डायबिटीज़। अब ये जो पहली बात थी जिसमें हम कह रहे थे इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जो हम बात कर रहे थे, जो ब्रॉडली कैटेगराइज किया था इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में, तो इन्फेक्शियस में दो तरीके की होती हैं। एक होती है कंटेजियस, एक होती है कंटेजियस और दूसरी होती है ऑफ कोर्स नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस मतलब कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकती है, जैसे कि रिंग वर्म, लेप्रेसी। और जो नॉन कंटेजियस है वो क्या होते हैं? जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड होती है। एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफॉइड। ठीक है, अब कुछ अगर हम एग्जाम्पल से पहले कि इन्फेक्शियस डिजीज़ में कौन क्या करता है, उससे पहले एक वर्ड आता है, वो आता है पैथोजेंस। देखो, जो हमें डिजीज़ होती हैं वो जो अकर होती है हमारी बॉडी में, वो वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जो कहाँ, जो बिलोंग कर रहे हैं किसको? वो बिलोंग कर रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिन्ट्स। तो इन सबको मिलाकर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी ये हमें डिजीज़ेस प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजीज़ेस देते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, सो इन सबको मिला के एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है, उस टर्म का नाम है पैथोजेंस। ठीक है, सो जो पैथोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं? दे कॉज हार्म टू आर बॉडी या टू दैट बॉडी जिसको उन्होंने होस्ट बना रखा है। सो नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं? दे कॉज हार्म टू द होस्ट, राइट। अब पैथोजेंस जो है वो अटैक कैसे करेंगे? वो अटैक करेंगे जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बहुत सारे मीडियम है। ठीक है, द थिंग इज़ कि हमारी बॉडी जो है ऑफकोर्स इनको वेलकम तो कर नहीं रही है कि तुम आओ हमारे अंदर रहो और हमें बीमार करो, राइट। तो
जो हमारा जो अंदर का एनवायरनमेंट है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिंग टू दी पैथोजेंस। तो पैथोजेंस जो हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इस तरीके से, सो दे कैन एंटर इनटू आवर, वंस दे एंटर इनटू आवर बॉडी दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग, एंड वंस दे सर्वाइव फॉर लॉन्ग दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड दे स्टार्ट इंटरफेयरिंग विद आर नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ विच हमारा फंक्शनल डैमेज होता है, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज होता है बॉडी पे। ठीक है, अब सपोज एक पैथोजन जो है वो गट से एंटर कर रहा है, वो कहाँ से एंटर कर रहा है, गट से एंटर कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो गट से एंटर करके कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में पहुँचेगा, और स्टमक में लो पीएच होता है, तो उसमें इतनी अडेप्टेबिलिटी आ जानी चाहिए कि वो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम से बच सकेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑफकोर्स फंक्शनल डैमेज करेगा, राइट। वैसे ही किसी किसी का जो एंट्री सिस्टम होता है वो क्या नाक से होता है, ठीक है, नाक से होगा तो कहाँ जाएगा, सीधा लंग्स में जाएगा, एंड देयरफॉर ये चीज़ें आगे चलती रहती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी एग्जांपल्स कि हमारे पास जो पैथोजेंस हैं वो अलग अलग कैटेगराइज तरीके से हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं कैटेगरी हम पढ़ेंगे, ये नोट डाउन कर लेना, सबसे पहली कैटेगरी है जो ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, सो बैक्टीरिया में जैसे सबसे पहला यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है टाइफॉइड। ओके, सो टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, और कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है सैल्मोनेला टाइफी। ये एंटर करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैसे, थ्रू फूड एंड वाटर, और जो कि ऑफ कोर्स कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। जब टाइफॉइड हो जाता है तो इंसान या जो अपना होस्ट है हैज़ हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। ये हमारे कॉमन सिम्टम्स हैं। तो कुछ वेरिएशंस होते हैं कुछ सिम्टम्स में जो कि बहुत माइन्यूट होते हैं, अगर हमको क्लियरली सबके वो पता चल जाते हैं सिम्टम्स, सो वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इज इट अ नॉर्मल viral fever, or is it the fever coming from typhoid, or is it the fever coming from what, malaria, right। so जो टाइफॉइड है इसका एक कंफर्मिंग टेस्ट होता है, उस कंफर्मिंग टेस्ट को हम बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसका कंफर्मिंग टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट हियर टाइफॉइड डायरेक्ट मतलब उससे होता है, मतलब जैसे खाना पीना हमने कंटामिनेटेड खा लिया एंड ऑल दैट। अगर इसको हमें सही करना है, इसके सही करने के लिए वी शुड हैव अ TAB टैब वैक्सीन, और स्क्रीनिंग ऑफ फूड एंड वाटर होना चाहिए ऑफ कोर्स, और इसमें थेरेपी में दवाइयाँ कौन कौन सी काम आ सकती हैं, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, ओके, सो वी हैव नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन प्रोड्यूस करेगा या कौन करेगा, वो करेगा बैक्टीरिया। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। जो निमोनिया है वो सीधा कहाँ पे वो करता है, हिट करता है, वो करता है एल्वियोलाई पे, ठीक है। यहाँ पे जो एल्वियोलाई हैं वो पानी से भर जाते हैं, और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, और सीवियर केसेस में अब क्योंकि सांस नहीं आ रही है ढंग से, तो हमारे जो लिप्स फिंगर है वो ब्लूइश हो सकते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये फैलता कैसे, ये फैलता है कि सपोज सामने वाले को भी निमोनिया है और उसने खांस दिया, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो इस वजह से आ जाता है। प्लस अगर हमने किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के उससे शेयर कर लिया खाना, यूटेंसिल से अगर हमने शेयर कर लिया, तो इस वजह से भी आ सकता है, ठीक है। इसमें जो दवाइयाँ जो यूज़ हो सकती हैं वो होती हैं पेनिसिलिन एंड फ्लूकोलैक्सिलिन। उसके अलावा जो बैक्टीरिया से डिजीज़ेस होती हैं वो होती हैं डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। अब उससे पहले जो एक होती है टीबी भी हमारी बैक्टीरिया से होती है। जो टीबी है वो कौन करेगा, वो करेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये एयरबोन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कॉज होता है, और इसमें इसके जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे कफिंग, चेस्ट पेन एंड स्पूटम, मतलब ब्लड से भरा हुआ स्पूटम। इसमें नॉर्मली BCG वैक्सीन लगाई जाती है, और जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और रिफैम्पिसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिप्थेरिया। डिप्थेरिया जो है इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ नेजल चेम्बर, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक्ड। इसमें जो वैक्सीन लगती है वो लगती है DPT वैक्सीन,
ठीक है, और इसमें दवाइयाँ होंगी डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, पेनिसिलिन एंड इरेथ्रोमाइसिन। द थिंग इज़ कि हमें 2 वैक्सीन्स का हमेशा पता होना चाहिए। जो 2 वैक्सीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन इज़ associated with which disease? It is associated with tuberculosis. Next is DPT. DPT is associated with which disease? Diphtheria. इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक और होती है, वो होती है टेटनस। टेटनस जो होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होती है। ये हमारा भी एक और बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? डिजेनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, रिजिड रॉ मसल्स, स्पैज्म एंड पैरालिसिस। इसको लॉक जॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारी वैक्सीन्स कौन सी काम आएंगी? ATS एंड DPT वैक्सीन्स, और दवाइयाँ टेटनस एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। वॉट वी हैव नेक्स्ट इज वायरस। कौन सी डिजीजेज जो वायरस से फैलती है? सबसे पहला होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। कॉमन कोल्ड किससे होगा? हमारा होगा राइनो वायरस से, ठीक है। राइनो वायरस कहाँ इन्फेक्ट करेगा? ये इन्फेक्ट करेगा हमारे नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। निमोनिया सीधा लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स में से एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है, मगर कॉमन कोल्ड सिर्फ नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही रहेगा। और ये कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, मतलब कि सामने वाले से अगर खांसी आ गई या कुछ एक्सचेंज हो गया उस वजह से, ठीक है। इसमें क्या होगा? नेजल कंजेशन होगा, सोर थ्रोट रहेगा, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, ठीक है। इसके लिए हम बच कैसे सकते हैं? जनरली हम कॉन्टैक्ट अवॉइड कर दें। We should avoid contact with the infected article and the patient and the things used by the infected patient, ठीक है। जनरली 3 से 7 दिन इसका वो रहता है कि हेडेक और टायर्डनेस एंड ऑल थिंग। सी यहाँ पे साफ लिखा है कि आप ये सब पेन्स, बुक्स और ये जो भी इनके यूज्ड है वो सब यूज़ मत करो। कुछ और एग्जांपल्स हैं मलेरिया से आने से पहले, कुछ और एग्जांपल्स हैं जो वायरल डिजीजेस होती हैं। उसमें से एक होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किससे होता है? हर्पीज जोस्टर वायरस से। एक होता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कौन करता है? वेरियोला वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो कौन करेगा? पोलियो वायरस। मीजल्स, रुबेला वायरस। मम्प्स वायरस। रेबीज, रेबीज वायरस। रेबीज में हाइड्रोफोबिया भी होता है। नेक्स्ट इज मलेरिया। ये मलेरिया जो है वो हमारी एक्चुअली एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है, मतलब कि ये प्रोटोजोआ करता है, ठीक है। ठीक है, मलेरिया से पहले कुछ और एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआ से, जो प्रोटोजोआ जो कॉज करती है डिजीजेज। एक होती है हमारी अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री कौन करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। मलेरिया कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 3 टाइप्स होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद एक होता है हमारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, नॉर्मली स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, ये करता है हमारा ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई। एक होता है काला अजर। काला अजर को हम दमदम फीवर कहते हैं, और ये कौन करता है? लीशमैनिया डोनोवनी। ये जो सारे हैं ये हमारे प्रोटोजोअन्स ही हैं। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स कम ऑन टू मलेरिया। देखो मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया जो होता है वो एक स्मॉल प्रोटोजोआ होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज़ के लिए, ठीक है। और ये इन्फेक्ट कैसे होता है? इन्फेक्ट ऐसे उससे पहले क्या होता है कि प्लाज्मोडियम के जो है वो 3 स्पीशीज़ नोन है। 3 स्पीशीज़ कौन कौन से हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपरम। इसमें से फैल्सीपरम जो है वो सबसे ज़्यादा फेटल है, ठीक है। अगर हो जाता तो दिस इज़ द मोस्ट सीरियस एंड द फेटल वन। नाउ व्हाट हैपन्स इज़, जब हमें फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो जो है वो बाइट करती है स्किन पे, तो उसमें प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। प्लाज्मोडियम बोले तो प्रोटोजोआ। सो हमारी बॉडी में एंटर करता है किस नाम से? स्पोरोजॉइड से। स्पोरोजॉइड जो है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी होती है प्लाज्मोडियम की। सो इट इज़ स्पोरोजॉइड्स। तो जब स्पोरोजॉइड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं बाय अ बाइट ऑफ द एनोफिलिस मस्कीटो, वो मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल में। वो कहाँ करेंगे? लिवर सेल में करेंगे। और अटैक किसको करेंगे? वो करेंगे रेड ब्लड सेल्स को। जब रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं तो हमारे आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, और वहाँ से निकलता है एक टॉक्सिन, और उस टॉक्सिन का नाम होता है हीमोजोइन, ठीक है। हीमोजोइन रिलीज होता है। ओके,
जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, वो होगा हीमोजोइन, और हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि चिल्स होना और हाई फीवर रहना, जो कि हर 3-4 दिन में रेकर करता रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिम्टम्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो रिस्पॉन्सिबल है टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड बाय द रप्चर ऑफ द आरबीसी विच इज़ हीमोजोइन। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज, अब यहाँ तक हो गया। अब सपोज मस्कीटो आया और इसी इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसमें स्पोरोजॉइड जो है वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, लिवर पे आ चुके हैं और हीमोजोइन वो हो चुका है, रिलीज हो चुका है, इसको दोबारा बाइट कर ले। अब जब बाइट करेगा इसको तो यही चीज़ दोबारा वो अपने अंदर ले लेगा। अब ये चीज़ दोबारा क्या है, अब मस्कीटो के अंदर जाकर मेच्योर होगी और डेवलप होगी। ठीक है, अब ये इनसाइड मस्कीटोज बॉडी ये मैच्योर होगी और डेवलप होगी और फाइनली दोबारा क्या बनाएगी, ये बनाएगी स्पोरोजॉइट और अगेन इन्फेक्ट करेगी। इसका इसमें से इम्पॉर्टेंट लाइन बन जाती है, वो ये है कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है वो वेक्टर है और ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। क्यों, ये इसको लेके घूम भी रही है और इसको ट्रांसमिट भी कर रही है। ह्यूमन्स मस्कीटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। मलेरियल पैरासाइट जो है वो 2 होस्ट रखता है, एक ह्यूमन्स में हमने पढ़ा और एक मस्कीटो, क्योंकि इधर पे हमारा स्पोरोजॉइट लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा, मस्कीटो में आकर वो मैच्योर होकर स्पोरोजॉइट फॉर्म बनेगा। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। सी व्हाट हैपेंस इज, मस्कीटो ने बाइट किया ह्यूमन को और यहाँ से स्पोरोजॉइट जो है वो इंजेक्ट हो गए। ठीक है, बाइट से इंजेक्ट हो गए और वो सीधा कहाँ गए, वो सीधा गए हमारे लिवर पे, और लिवर पे जाकर आरबीसी पे काम किया, मतलब उनको रप्चर करना शुरू किया और वहाँ से हमारा रिलीज़ हुआ क्या, वहाँ से रिलीज़ हुआ हमारा हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन जो है वो आगे जाकर हमारे को इन द सेंस हमें इस चीज़ का संकेत देंगे कि दैट द बॉडी इज़ हैविंग समथिंग रॉन्ग एंड देयरफॉर चिल्स फीवर और ये रेकरिंग फीवर हमें आता रहेगा। राइट, नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कि जो पैरासाइट है ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। ठीक है, इन द रेड ब्लड सेल्स, और इसी की वजह से रिलीज़ होता है वो चीज़ें। नेक्स्ट इज, अब ये सेक्सुअल स्टेजेस आ जाते हैं जहाँ पे गेमिटोसाइट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब गेमिटोसाइट्स जब फॉर्म हो गए और जो ये है हमारा मस्कीटो है, इसने दोबारा बाइट किया तो इसने ये गेमिटोसाइट्स अपने अंदर सक कर लिए, और ये सक करने के बाद ये इसकी बॉडी में अब अंदर आ गए और ये इसकी बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड में दोबारा से स्पोरोजॉइट बन जाते हैं। स्पोरोजॉइट दोबारा बन जाएंगे तो ये दोबारा अगर किसी और को काटेगा तो ये किसी और तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से मलेरियल फीवर प्रोसीड करता है बॉडी में। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जस्ट मैंने अभी पहले बताया था, ये कौन करता है, प्रोटोजोवन करता है। यहाँ पे क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ है और ये क्या कॉज करता है, ये करता है, आई एम सॉरी पहले थोड़ा सा गलत हो गया था, सो ये कॉज करता है क्या, अमीबिएसिस, मतलब कि अमीबिक डिसेंट्री। और ये कहाँ जाके करेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करता है या इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूल्स में ब्लड आने लगता है, म्यूकस एक्सेस आने लगता है, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ये सब होने लगता है। यहाँ पे हाउस फ्लाई है जो एक मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। ये क्या करेगी, जैसे फीसिस पे बैठ गई, ठीक है, वहाँ से क्या है इन चीज़ों को, मतलब कि ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अंडे जो हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो खाने पे बैठती है तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंड व्हेन वी कंज्यूम दैट फूड, इस वजह से अमीबिक डाइसेंट्री हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि जो फीकल मैटर है वो मेन सोर्स है इन्फेक्शन का, और इसको कौन, मैकेनिकल कैरियर कौन है इसका, हाउस फ्लाई। इसलिए कहा जाता है कि खाने को हमेशा ढक कर रखो और इन चीज़ों को मत पनपने दो अपने आसपास। नेक्स्ट वी हैव इज एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस जो होता है वो कौन कॉज करता है, ये करता है एक हेलमिंथ, और इसका नाम है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस। ठीक है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडस है
और एक और डिजीज़ होती है, वो होती है फिलारिएसिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ये करता है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई ऑन वुचरेरिया मलाई। ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि जो एस्कैरियासिस है ये कैसे होता है, ये होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटर करने के बाद इट कॉजेज क्रोनिक पेन, इंडाइजेशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग। ऑल राइट। और ये कैसे होगा? कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स खाने से। नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ एन इंटेस्टिनल पैरासाइट। ठीक है, कॉजेज एस्कैरिसिस। और ये सारी चीज़ें इसकी इंटेस्टाइन में क्या क्या करेगा और ये कैसे होता है, ये रहा। नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस एंड फिलारियासिस। ये कौन करेगा? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई। ये कैसे होता है? दिस हैपन्स बाय द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मस्कीटो। जो पहले जो मलेरिया हो रहा था, दिस वाज दैट वाज बिकॉज ऑफ व्हाट? मस्कीटो एनोफिलिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बाय द बाइट ऑफ द क्यूलेस मस्कीटो। व्हाट हैपन्स इज कि यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में या स्क्रोटम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यूज़ को टारगेट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ में रिजल्ट करता है ये जनरली। इसके लिए अगर आपको याद हो, जैसे बचपन में स्कूल में हमें एल्बेंडाजोल दी जाती थी स्कूल से, हमें घर पे भी दी जाती है ताकि कीड़े ना रहें। और ये इसीलिए होता है ताकि आगे जाकर एलिफेंटियासिस को जाकर ये ना रिजल्ट करे। ठीक है, तो एल्बेंडाजोल हो गई हमारी। देन वी ऑल्सो हैव डाई इथाइल कार्बामेजीन। तो हम ये ड्रग्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिंग वर्म। रिंग वर्म जो है वो फंगाई करेंगी, मतलब कि फंगस करेगा। ठीक है, रिंग वर्म जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स आर व्हाट? फंगस। एंड फंगस में जो जनरा है वो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, रिंग वर्म्स क्या होती है? एक एक्वायर्ड होती है, एक्वायर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। बोले तो कि अगर हम सपोज किसी और को है रिंग वर्म्स, ठीक है, और उनकी बॉडी में ना आपको ऐसे स्केली पैचेस दिखेंगे। ठीक है, ये बहुत खुरदरे होते हैं, ड्राई होते हैं, स्केली होते हैं, और इसमें बहुत इंटेंस इचिंग होती है। और जनरली ये जॉइंट्स में होते हैं। ठीक है, जैसे उंगलियों के बीच में ज़्यादा होना, ग्रॉइन रीजन में ज़्यादा होना। ठीक है, और ये जनरली फैलता कैसे कि सपोज सामने वाले को ये वाली प्रॉब्लम है और हमने उसका यूज्ड टाल, यूज्ड कपड़े पहन लिए, ठीक है, या फिर मे बी कुछ शेयर कर लिया, मे बी बेड शीट्स एंड ऑल, तो इस वजह से हो जाता है। इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस चीज़ को जो और बढ़ावा देता है वो है हीट एंड मॉइस्चर। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर में जो फंगी हैं वो ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ती और इसी वजह से ये ग्रॉइन और बिटवीन द टोज एंड बिटवीन दी फिंगर्स ज़्यादा पाई जाती हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर एंड हीट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये जो जस्ट अभी हमने डिस्कस करे वो थे हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, अभी आएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें जैसे कुछ होती है हार्मोनल डिजीजेस, मतलब कि जो वेरीड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से रिजल्ट करती हैं कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि क्रेटिनिज्म किस वजह से होगा? डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन होगा। देन वी हैव डायबिटीज, दिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। नाउ दीज बोथ थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन आर दी हार्मोन्स एंड वेरिंग प्रोडक्शन, मतलब कि चेंज्ड प्रोडक्शन जो है ये डिजीजेस देता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इज कैंसर। देन वी हैव एलर्जिक डिजीजेस। एलर्जिक बोले तो जिसमें स्नीजिंग, इरिटेशन, इचिंग, रैशेस हो जाते हैं, और जनरली किस वजह से होते हैं? डस्ट से होते हैं, पोलन ग्रेन से होते हैं, कुछ ड्रग्स, फैब्रिक, या मौसम जब चेंज होता है तब भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जनरली हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्टिव रिस्पॉन्स देने लगती है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिजीजेस होती हैं जो डेफिशिएंसी से होती हैं, जैसे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्वॉशिकरन मैरमस हो जाएगा। देन विटामिन डेफिशिएंसी से पेलाग्रा स्कर्वी हो जाएगा। ऑल्सो नेक्स्ट एग्जांपल कम्स एज दी मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स विल इंक्लूड व्हाट? डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, etc. Then diseases caused by addictive substances. Addictive substances बोले तो अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, टबैको, etc. सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्या किया जाए कि ये डिजीजेस ना हो या ये कम से कम हो। सो लीस्ट जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं
कि हम पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके रखें, ठीक है। अपनी बॉडी को अच्छे से मतलब रोज़ नहाएं, क्लीन रखें, ठीक है। क्लीन रखने के बाद अच्छे से टाल यूज़ करके उसे सुखाएं। देन हैव हैव प्रॉपर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मौसम के हिसाब से, और अपने आप को ढक के रखो जब पता चल रहा है कि ये मच्छरों का सीज़न है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट एल्स व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ कि पब्लिक हाइजीन में क्या हो जाएगा, पब्लिक यस पर्सनल में ये भी आ जाएगा कि आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फूड सही तरीके से खाओ, ठीक है, साफ़ सुथरा हो, हाउस फ्लाइज ना बैठे उस पर एंड ऑल दैट। पब्लिक हाइजीन में आ जाता है कि आसपास जो है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज होना चाहिए। आप अपने आसपास कूड़ा मत जमा होने दो, पानी मत इकट्ठा होने दो, ठीक है, कीचड़ मत जमने दो। सो इस वजह से चीज़ें हम सही कर सकते हैं। वॉट एल्स वी कैन डू इज़ कि ब्रीडिंग ना होने दें, एलिमिनेट करें ब्रीडिंग को, तो वहाँ पे केरोसिन डाल दें या पानी को जमने ना दें, ठीक है। मस्कीटो नेट्स यूज़ करें। ऑल्सो अगर हम गैम्बूजिया फिश को इंट्रोड्यूस कर दें पॉन्ड में, तो वहाँ पे वो क्या करती है, वो मस्कीटो लार्वे पे फीड करती है, जिस वजह से मस्कीटोज नहीं होंगे आसपास। उसके अलावा हम इंसेक्टिसाइड्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। वॉट एल्स वी कैन डू इज़ कि यस, उससे पहले वैक्सीन्स की बात हुई है, राइट। तो मैंने बोला है कि डीपीटी वैक्सीन्स है, बीसीजी वैक्सीन्स है, तो ये पहले ही लगवा के रख लें। तो इस वजह से क्या होगा कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उससे हम पहले से ही बचे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो सारी है वैक्सीन से बचाई जा सकती हैं, तो हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को कंसिडर कर लें। अब जब हमने डिस्कस कर ही लिया इतनी सारी डिजीज़ेज़ और पैथोजेंस डिपेंडिंग ऑन कि बैक्टीरिया कौन से डिजीज़ करेगा, वायरस कौन सी डिजीज़ करेगा, नाउ द थिंग कम्स इज़ कि हम रोज़ तो बीमार पड़े नहीं रहते। द रीज़न बीइंग इज़ कि बॉडी पे एक चीज़ होती है, वो होती है इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ इम्यूनिटी? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, या मतलब होस्ट मतलब जिस पे डिजीज़ आने वाली है या जो इन्फेक्ट होने वाला है, सो द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। और जब वो इस चीज़ से जीत जाता है तो हम कहते हैं इम्यूनिटी। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी, ठीक है। अब हमारा जो बॉडी है वो एवरी टाइम इज एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस, बट हमें रोज़ बीमारी नहीं होती। वाई? बिकॉज आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट देम, ठीक है। व्हेन दे फेल्स टू fight against them properly, so the body starts giving us the symptoms जैसे कि chills, fever, headache, nausea and etc. and therefore this is the high time when we when we need to take care of the body properly, और शायद दवाई की ज़रूरत हो तो one should always go to a doctor, right? now जो हमारी जो immunity है वो दो तरीके की होती है। एक होती है innate immunity और एक होती है acquired immunity. Now the name suggests is innate immunity is the type of immunity which is present at the time of the birth. ठीक है, innate है मतलब कि time of the birth से present होगी। important thing is कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस बोले तो दैट इज़ दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल द काइंड ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। इसमें से सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आएगा? फिजिकल बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जैसे कि स्किन, ठीक है। स्किन जो है बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री से बचाता है। जो हमारा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, ये सब जो है ये म्यूकस की कोटिंग से होते हैं, ठीक है। और ये जो म्यूकस है ये अगेन क्या करता है, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, मतलब और अंदर नहीं जाने देता है व्हेन दे ट्राई टू एंटर इनटू आवर बॉडी, एंड देयरफॉर दिस इज द टाइम व्हेन दे stops them to enter into our body। तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे कि जो हमारी स्टमक में प्रेजेंट है एसिड, ठीक है। एसिड इस तरीके का वो बना देता है, एनवायरनमेंट बना देता है जहाँ पे हर एक पैथोजन नहीं रह सकता है, ठीक है। सो ओनली फ्यू पैथोजेंस हैव दैट एबिलिटी टू अडेप्ट so that they can live into the stomach, तो not everybody can therefore। सो माउथ में सलाइवा होता है, आईज में टीयर्स होता है, ये सब क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाते हैं। नेक्स्ट इज सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर बोले तो जैसे कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जैसे WBC है, उसमें से कैसे हो जाएंगे, PMNL न्यूट्रोफिल्स हैं,
मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर्स हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर्स हैं, ये सब क्या है, यस, मैक्रोफेजेस हैं, ये सब क्या है, ये फेगोसाइटोज करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को। अगर बाय द वे एंट्री हो भी जाती है तो सेल्यूलर बैरियर्स जो हैं उनको फेगोसाइटोज कर देते हैं और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर है कि किसी वजह से अगर सपोज हमारा जो सेल है वो इन्फेक्ट हो जाता है वायरस से, तो जो इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन सिक्रीट करेगा जिसका नाम होता है इंटरफेरॉन्स, और ये क्या करते हैं, ये एक सिग्नल भेजते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को कि वो उस वायरल इन्फेक्शन से बच सकें, राइट। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जैसे कि वो नॉन स्पेसिफिक थी, तो ऑफकोर्स ये वाली स्पेसिफिक इन नेचर होगी, और ये किसके स्पेसिफिक होगी, ये पैथोजन की स्पेसिफिक होगी, ठीक है। ये जो होती है हमारी इम्यूनिटी, दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। कैरेक्टराइजेशन बाय मेमोरी बोले तो कि सपोज़ हमें एक बार कोई डिजीज़ हुई, ठीक है, उस टाइम पे जो बॉडी है उसने पहली बार इस टाइप के पैथोजन को जो है देखा है, या इस टाइप के पैथोजन को जो है फाइट करी है, ठीक है। तो इस टाइम पे वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, ये बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी का होता है, ठीक है। बट इफ़ बाय चांस अगर वो सेम पैथोजन दोबारा आता है, ठीक है, दोबारा आता है और इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी को, तब हमारी बॉडी एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स भेजेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामोनास्टिक रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार में ये मेमोरी क्रिएट कर ली थी कि अगर ये दोबारा आता है तो इसको और ज़्यादा अंदर तक आने नहीं देना, या इसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं देना अपनी बॉडी में। सो दैट इज़ वाई मेमोरी की वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है जो कि हाईली इंटेंसिफाइड होता है, और फर्स्ट एनकाउंटर से सेकेंड एनकाउंटर वाले जो हमारा रिस्पॉन्स होता है विच इज़ मोर बेटर, और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स इन प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स? हाउ डू वी गेट अप फ्रॉम दैट problem, yeah, how do our body fights against that pathogen in while providing primary response and secondary response in the body? See, what happens is कि हमारी बॉडी में दो तरीके के स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो है, जब हमारी बॉडी को कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है तो बी लिम्फोसाइट एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रिलीज़ करता है ब्लड में, ठीक है। उस स्पेशल टाइप के प्रोटीन को जो फाइट करता है पैथोजन के खिलाफ, उसको कहा जाता है एंटीबॉडीज़, ठीक है। द थिंग इज़ कि बी रिलीज़ करता है उस स्पेशल टाइप के प्रोटीन को जो क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था अगेंस्ट व्हाट, द पैथोजन। पर जो टी है वो एक्चुअली में खुद रिलीज़ नहीं करता है, पर हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को कि वो रिलीज़ करे किसको, स्पेशल टाइप के प्रोटीन को, जिसको हम क्या कह रहे थे, एंटीबॉडी कह रहे थे, ठीक है। एंटीबॉडी जो है ब्लड में रिलीज़ होगी और फिर फाइट करेगी इन्फेक्शन से या किसी भी पैथोजन से। अब अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ना चाहें तो जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होती है, दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं, ठीक है। दो हैवी चेन होंगी और दो लाइट चेन होंगी, और ये आपस में किस चीज़ से जुड़ी हुई होंगी? ये जुड़ी होंगी पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी। ये 4 पेप्टाइड चेन है जिसमें 2 स्मॉल लाइट चेन है, दो हैवी लॉन्ग चेन है, और इसको इस तरीके फिर इसी स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन, 2 देयरफॉर H2 एंड L2। अब एक चीज़ समझने वाली ये है, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी एंटीबॉडीज़ के। दीज आर IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक है। जैसे IgE जो है ये एंटीबॉडीज़ कब रिलीज़ होती है? जब एलर्जिक रिएक्शंस होता है, ओके, ऑलराइट। समझने वाली बात ये है कि देखो, मैंने बोला था कि जो एंटीबॉडी है वो ब्लड में रिलीज़ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब कि जो चीज़ ब्लड में रिलीज़ हो रही है वो कौन सा रिस्पॉन्स देगी? वो देगी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ठीक है, वो देगी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो आगे फर्दर डिवाइड हो सकती है दो टाइप में। एक कहाँ, जिसमें कि हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, जिसमें एंटीबॉडीज़ कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं? ब्लड में, जिसको हम क्या कह रहे हैं?
ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो ब्लड में रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो एक होती है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, नेक्स्ट होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमारा टी लिम्फोसाइट मीडिएट करता है। अगर आपने कभी सुना हो तो ये होता है कि सपोज़ किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, ठीक है। अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, सपोज़ किडनी की बात कर लेते हैं, तो उस ट्रांसप्लांटेशन से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डोनर है उसको पहले चेक करा जाता है, उसका ब्लड ग्रुप एंड ऑल दैट, कि उसका जो ऑर्गन है वो बॉडी रिजेक्ट ना करे। ऑल्सो जिस इंसान में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है उसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोले तो कि जो ये टी लिम्फोसाइट है वो ये ना देख ले कि ये जो ऑर्गन है ये हमारी बॉडी का नहीं है, ठीक है। अगर उसने ये चीज़ पहचान ली तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कि जो चीज़ हमने बाहर से डाली है वो रिजेक्ट कर रही है हमारी बॉडी, और वो कौन रिजेक्ट कर रहा है? वो एक्चुअली टी लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो CMI के अंदर आते हैं, मतलब कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो जो क्राफ्ट रिजेक्शन है या जो ट्रांसप्लांटेशन है वो किस वजह से हो रहा है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसमें? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि वो दे आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब वो ये पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी का जो हिस्सा है ये हमारी बॉडी का खुद का नहीं है। देयरफॉर द पर्सन इज ऑलवेज दे हैव टू हैव इम्यूनोसप्रेसेंस फॉर देयर होल लाइफ, ठीक है। what do we have next is we have active immunity and passive immunity। सपोज करो जो बॉडी है वो एक्सपोज हो जाती है कुछ एंटीजन से, ठीक है। अब वो जो एंटीजन्स है वो लिविंग भी हो सकते हैं वो, या डेड माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, या कुछ अदर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। जब बॉडी इनसे एक्सपोज हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या रिलीज़ करेगी? वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगी। और इस टाइप के इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि ये एक्टिव इम्यूनिटी है। मतलब कि व्हेन द बॉडी वाज एक्सपोज टू एक्चुअल एंटीजन्स वेदर लिविंग और डेड, तो इस वजह से एंटीबॉडीज़ का रिलीज़ हुआ और इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये स्लो होती है और बहुत टाइम लेती है अपना फुल इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स लेने के लिए, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम डेलिबरेटली इम्यूनाइजेशन के टाइम पे डेलिबरेटली एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स डालते हैं बॉडी में, तो दैट इज़ ऑल्सो द एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ सपोज़ हमने क्या किया कि किसी डिजीज़ से बचने के लिए हमने ये वेट नहीं किया कि बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी, हमने क्या किया कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली डाल दी, तो इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस वजह से अब सपोज जैसे कि जो मदर का मिल्क होता है, उस जो मदर का मिल्क होता है वो येलोइश फ्लूइड, उसमें कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होएगा तो अबंडेंट एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी? IgA होगी, और ये क्या करेगी? इन्फेंट को बचाएगी। तो देयरफॉर ये कौन सा इम्यूनिटी हो गया? दिस इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। वाई? बिकॉज द रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इज प्रेजेंट इन द मिल्क। यस। जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन है इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करते हैं? दे वर्क ऑन दी नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमने पहले बात करी थी कि जब मेमोरी हो जाती है, मेमोरी से पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा जो कि बहुत लो इन इफेक्ट होता है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब मेमोरी क्रिएट हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स आता है, राइट। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि सपोज जो हमारी जो बॉडी है उस पर हम वीकेंड मतलब एटीन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड एंटीजन्स और द प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज इतना मतलब वीकर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में जब हम इंजेक्ट करते हैं तो इस वजह से क्या होगा? बॉडी के लिए पहली बार होगा ये। देयरफॉर व्हाट विल हैपन इज़ कि प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, राइट। प्राइमरी रिस्पॉन्स में स्लो होगा बट मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि सपोज़ कल को मैसिव नंबर पे या मतलब बहुत लार्ज लेवल पे सेम ही पैथोजन अटैक करता है बॉडी को, तो बॉडी पे पिछले वाले वैक्सीनेशन की जो है या वैक्सीन जब हमने लगाया था एटीन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, जब हमने ये किया था एंटीजन का, तो इससे क्या था? मेमोरी क्रिएट हो गई थी। नाउ द बॉडी विल बी एबल टू प्रोड्यूस सेकेंडरी
response which will be very intensified in nature and which will produce high number of antibodies and which will eventually fight against the disease. इतनी बात आई समझ में? तो ये बी और टी सेल्स जो है वो पैथोजन को क्विकली रिकग्नाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेमोरी बन चुकी थी। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ इतने डेडली माइक्रोब्स हो जाते हैं कि हमें तुरंत ज़रूरत होती है कि अब वी कैन नॉट वेट फॉर द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ बट वी हैव टू इंजेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज। सपोज़ किसी को सांप ने काट लिया तो हम वेट तो नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी मेमोरी क्रिएट करे, प्राइमरी रिस्पॉन्स, तब तक तो इंसान मर जाएगा। इस टाइम पे हमें प्रिपेयर्ड एंटी टॉक्सिन, मतलब कि टॉक्सिन से अगेंस्ट जो हम एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, मतलब एंटी टॉक्सिन और एंटीबॉडीज़ जो पहले से बनी हुई होती है वो इंजेक्ट करनी पड़ती है। किस केस में? जैसे स्नेक वेनम हो गया हमारा, या स्नेक बाइट के टाइम पे, या टेटनस के टाइम पे, ठीक है। इस टाइम पे जो हमारा इम्यूनाइजेशन या जो हमारा जो इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इस पे जो सबसे बड़ी हेल्प हुई है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। मतलब इस टेक्नोलॉजी ने अलाउ किया है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट। मतलब हम उनकी बॉडी से चीज़ें निकाल कर भी वैक्सीनेशंस बना सकते हैं। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज़ एलर्जीज़। एलर्जीज़ हमने पहले पढ़ा था कि जब हमारी इम्यून सिस्टम जो है हमारा ओवर एक्ट करता है किसी भी उसको लेकर, डिजीज़ को लेकर, या रिस्पॉन्स देता है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देता है, उसको हम कहते हैं एलर्जी, ठीक है। और जो कॉज करते हैं इसको हम कहते हैं एलर्जेन। सपोज किसी को पोलन ग्रेन से प्रॉब्लम्स हैं या एलर्जी हो जाती है, मतलब कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग आती है, या फिर वाटरी आईज एंड स्वेलिंग एंड एवरीथिंग, इचिंग एंड ऑल दैट। सो इससे क्या हो जाएगा? ये एलर्जन हो जाएगा, जैसे कि पोलन ग्रेन्स, डस्ट माइट्स, देन ऑल्सो चेंजिंग सीजन्स एंड ऑल दैट, ठीक है। इस टाइम पे क्या था, मैंने बोला था कि एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, उसका नाम होता है IgE। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। IgE कॉमन एग्जांपल्स में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, माइट्स एंड डस्ट, पोलन, एनिमल डैंडर एट्सेट्रा। सिम्टम्स भी हमने डिस्कस कर ली हैं। इस टाइम देखो, एलर्जी जब हो जाती है उस टाइम पे जो बॉडी रिलीज़ करती है वो कौन से केमिकल रिलीज़ करेगी? वो करेगी हिस्टामिन, सेरोटोनिन। कहाँ से? मास्ट सेल से, ठीक है। अब सपोज़ किसी का वो चेक करना है कि मतलब कितना लेवल का एलर्जी है किसी इंसान को। सो हाउ वी विल डिटर्मिन इज कि हम उसको सेम एलर्जी, सपोज वो कहता है कि मुझे पोलन से प्रॉब्लम है, तो वी विल प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द लेवल ऑफ द पोलन्स इनटू द एनवायरनमेंट इन अ क्लोज आइसोलेटेड प्लेस, जहाँ पे हम वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके इतने लेवल पे जाकर द पर्सन हैज़ द प्रॉब्लम, एंड देन द बॉडी स्टार्ट्स secreting the chemicals known as histamine and serotonin from the mast cell. इस चीज़ को बचाने के लिए, काउंटर करने के लिए, what we will give to the person will be anti-histamine और anti-serotonin, adrenal and steroids, ताकि वो उस चीज़ को क्विकली रिड्यूस कर दे, सिम्टम्स को क्विकली रिड्यूस कर दे, ठीक है। अब आजकल तो वैसे भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से तो इंडिया में तो हर एक दूसरा इंसान ही एलर्जिक हो जाता है किसी एक दूसरी चीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑटो इम्यूनिटी। व्हाट हैपन्स इज़ कि जो हमारी जो बॉडी है, जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें ये एबिलिटी होती है ये समझने की कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का और कौन सा सेल फॉरेन है। मतलब अगर कोई चीज़ हमें बाहर से इन्फेक्ट कर रही है तो उसको फेगोसाइटोस करना, उसको मारना, डिस्ट्रॉय करना, वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो इस चीज़ को कंफ्यूज्ड स्टेट में ले जाते हैं, वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि कौन सा सेल हमारी खुद की बॉडी का और कौन सा सेल फॉरेन सेल है, जिसकी वजह से वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, अपने ही सेल्स को एनगल्फ करने लगते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, मतलब कि खुद की ही बॉडी खुद के ही इम्यून रिस्पॉन्स से डिग्रेड हो रही है। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। उसके अलावा वी हैव विटिलाइगो इज़ ऑल्सो जो जब बॉडी जिसमें सफ़ेद बीमारी जो होती है, जिसमें जो बॉडी में पैचेस हो जाते हैं कॉन्टूर कलर्स के, मतलब कि काउंटर हो जाते हैं मेलेनिन प्रॉब्लम्स। सो विटिलाइगो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज़,